लेकिन 1975 से लेकर के ये 2020 तक का जो मैं एक ग्राफ को देख रहा हूं, तो हमें बहुत चिंतित हैं। हमको ऐसा लगता है कि यदि इसी तरह से चलता रहा हमारी व्यवस्था, तो कहीं ये व्यवस्था मेटिया मेट न कर दे भारत को। और भारत में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो प्राचीन इतिहास रहा है, उनको भी यह ले दे करके डिलीट न कर दे। सर, इसी संदर्भ में आप अपने बात को रखें ताकि हम लोग सभी लाभान्वित तो होवें। माननीय डॉक्टर सुरेंद्र बाबू। सही कहा निरंजन। और आपने इतिहास के पन्नों में बिहार राज्य अभी भी स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है। कई ऐसी जानकारियां हैं जो हमें अपने इतिहास के पन्नों से ही जानकारी के रूप में मिलती है। वास्तव में हमें गर्व है कि हम उस बिहार में जन्म लिए जो बिहार कभी जगत गुरु कहलाता था। हम उस बिहार में पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण किए, जहां प्राचीन काल में विश्व के तमाम देशों के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिस प्राचीन शिक्षण संस्थाओं की बात आपने किया अभी, वह वास्तव में इसी भारत में था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के जिम्मे चला गया। लेकिन हमें अभी भी गर्व है, अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे इसी राज्य बिहार में है। शिक्षा के स्तर की बात आपने अभी की। शिक्षा का स्तर 1975 से पहले जितना गिरा था, मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान में शिक्षा का स्तर उससे कई गुना ज़्यादा गिर चुका है। आज हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं बचे हैं बिहार में जहां हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, हम अच्छी तकनीकी शिक्षा की तैयारी करवा सकें। आज हमारे लिए यह विडंबना है कि हम अपने बच्चों को राजस्थान के कोटा शहर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर, असम के डिब्रूगढ़ और न जाने किन किन प्रदेशों में अपने बच्चों को अपना पेट काट करके पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। यह दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारी शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, लेकिन हमारे समाज के लोग अभी भी इस गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को अपनी नज़र से न तो देख पा रहे हैं और न उसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं। आपने सही कहा निरंजन बाबू कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। पता नहीं यह गिरती हुई शिक्षा का स्तर का ग्राफ आगे आने वाले समय में कहां पर जाकर के रुके। मैं कुछ ऐसे ही छोटे प्रश्न को ले चल रहा हूं सुमन बाबू के पास में। जब से हमारे पूर्व जिला सचिव ने कहे कि गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, आज जितने भी हमारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय थे, जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय थे, आज उन सभी जगहों पर सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत ठेका पर बहाल करना शुरू कर दिया। इसका देखिए सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यह है कि सबसे पहले हम विद्यालय नियोजन की शुरुआत, जहाँ तक सवाल है वह है कि जो विद्यालय से शुरू की गई, और सरकार की यह मंशा थी कि सबसे पहले हम विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दें, ताकि उस विद्यालय में जो हमारे निचले तबके के बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, दलित समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एक अच्छी शिक्षा का, एक अच्छे संस्कार का विकास न हो। वह सोच रही है कि अगर इन गरीब लोगों के बच्चों में, इन गरीब लोगों में अच्छे संस्कार, अच्छे शिक्षा का संचार हो जाएगा, तो फिर यह हमारी राजनीति जो हम विभिन्न योजनाओं
का लाभ दे करके, जो हमने 2000, 4000, 5000 दे करके उन्होंने वो जो बच्चों को मूर्ख बनाने की एक साजिश की। अगर बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो यह उसकी सफल नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का ठेका लिया है। समाज के हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हम अपने पेट काट करके, अपना ज़मीन बेच करके बाहर, बिहार से बाहर, चूँकि बिहार में रोजगार है नहीं, इसलिए बिहार से बाहर कमा करके अपने बच्चों को जो पढ़ने के लिए राशि देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो बच्चे पढ़ करके आखिर करेंगे क्या? यहाँ तो नौकरी है नहीं। आप जिस प्रकार पंजाब दिल्ली में काम 30 दिन काम करते हैं और एक दिन आपको वहाँ मजदूरी दिया जाता है, आज बिहार में हर एक विभाग में वही स्थिति उत्पन्न कर दी है सरकार के द्वारा कि आप 30 दिन काम कीजिए, 30 दिन के बाद आपको एक दिन 30 दिन का मजदूरी दे दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भविष्य नहीं है, चाहे वो आने वाली पीढ़ी का हो, चाहे वर्तमान पीढ़ी का हो। तो यह जो व्यवस्था सरकार के द्वारा लाई जा रही है, यह उनके दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हम समाज को बंधुआ मजदूर बना करके रखें, ताकि समय समय पर उसको 200, 400, 500 रुपया दे करके जब हो हम उससे अपना बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा सके, हम उस समाज को अनपढ़ रख सके और सालों साल तक सत्ता का सुख भोग सके। यही सरकार की सबसे बड़ी मंशा है, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की। धन्यवाद सर। आपने क्या होगा बिहार, क्या भविष्य के बच्चे के बारे में आपने बताया। अब हमारे साथ सुधांशु सर जी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरंजन बाबू। अभी जो शिक्षा को लेकर समाज में जो लोगों की एक सोच बनी है कि जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग अच्छी शिक्षा देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों की हमेशा चेष्टा रहती है कि जो भी विभाग द्वारा हम लोगों को पाठचर्या या पाठ्यक्रम दी गई है उनको 100% पूरा करें। हम लोग पूरे मनोयोग के साथ अपने काम को पूरा कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर केवल मैं ही नहीं, हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं या जिनको मैं जानता हूं, सभी प्रयत्नपूर्वक इस कार्य में लगे हुए हैं। जहां तक समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति जो वर्तमान में सोच बनी है, उसी सोच का परिणाम है कि आज हम बिहार के शिक्षा के बारे में, जैसा कि इनके प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे में या वर्तमान पृष्ठभूमि के बारे में डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव सर जो बात कर रहे थे, हम लोग सुने ही, सुमन सौरभ सर को भी सुने। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर हम इनकी बात करें, इनमें जो इतनी हरास आई है लोगों के सोच में, लोगों के समझ में, सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को उच्च से उच्च शिक्षा दें। कोटा भी भेज देते हैं, विजयवाड़ा भी भेज देते हैं, या जितने भी उन्नत संस्थान है वहाँ भेजते हैं, लेकिन कोई इस बात को सोचना समझना नहीं चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो ये प्रदेश बिहार है, जिनकी गौरवशाली पृष्ठभूमि रही है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उसका इतना ह्रास क्यों हो गया। तो आपके प्रश्न में इस बात का उत्तर छिपा हुआ है कि लोगों की जागरूकता। बिहार में आज शिक्षा की ऐसी स्थिति है कि गार्जियन जब स्कूल आते हैं पूछने के लिए, तो कभी अपने बच्चे के बारे में बात नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा है, मैथमेटिक्स में कितना पढ़ रहा है, कौन कौन अध्याय उसको आते हैं, नहीं आते हैं, विज्ञान में उनकी क्या तरक्की है, क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा। अन्य विषय जैसे हिंदी विषय है, सामाजिक विज्ञान विषय है, उसके बारे में छात्र कितना अभिरुचि ले रहे हैं, कितना मनोयोग से पढ़ रहे हैं, इन सब बातों के विषय में न कभी गार्जियन चर्चा करते हैं और न कहीं आपको मीडिया के द्वारा भी इन सब चीज़ों की चर्चा आपको मिलेगी कहीं। कभी भी, मैं 2006 से शिक्षक हूँ, आज तक कोई गार्जियन हमसे पूछने के लिए नहीं आया। मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ, विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि आज तक हमसे ये बात पूछने के लिए कोई नहीं आया। हाँ, ऐसे यहाँ पर एक बात स्पष्ट होता है कि भाई ऐसे गार्जियन अब बचे ही नहीं हैं कि जो ये सवाल नहीं करते हैं। ऐसे गार्जियन भी बचे हैं, लेकिन ऐसे गार्जियन के बच्चे
सरकारी विद्यालय की ओर उनका रुझान नहीं है। वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे का नामांकन किए हैं और हमको लगता है कि वहाँ भी गार्जियन जाकर के अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। चूँकि हम लोग शहर में रहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से सुपौल हजारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गौरवगढ़ में सामाजिक विज्ञान के विषय पर कार्यरत एक शिक्षक हूँ और यहाँ बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं, वो प्राइवेट टीचर भी मिलते हैं। लेकिन सबों के बीच जब चर्चा होती है तो पता नहीं जो अपने बच्चे को इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, तो फिर उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं। इनका जो प्राचीन विरासत है, उन प्राचीन विरासत के बारे में अपना सोच समझ क्यों खो बैठे हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इसके लिए सरकारी नीति जिम्मेवार है। सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे सीधे बच्चों को देती है। मध्याह्न भोजन से लेकर के साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, नैपकिन इत्यादि योजनाएं हैं जिनके बारे में गार्जियन और बच्चे ज़्यादा सजग रहते हैं। पढ़ाई के प्रति उनकी सजगता कम ही दिखाई पड़ती है।